मॉड्यूल 11 दया मृत्यु। दया मृत्यु क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? पक्षी जब चोट या बीमारी के कारण पीड़ित हो और पुनः स्वस्थ नहीं हो सकता हो, तब दया मृत्यु या दया हत्या उनका वध करने का एक मानवीय तरीका है। एक उदाहरण लेते हैं। यदि कोई पक्षी बहुत बीमार हो और वो इलाज से ठीक नहीं हो रहा हो, तब उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए दया मृत्यु सबसे अच्छा हो सकता है। यदि कोई पक्षी संक्रामक रोग से प्रभावित हो और उसका इलाज नहीं किया जा सकता हो, तब उसको दया मृत्यु देने से अन्य पक्षियों तक बीमारी फैलने से रोकी जा सकती है। अगर पक्षी एक दूसरे को चोंच मार के हानि पहुंचाते हैं या अन्य कारणों से घायल हो जाते हैं, तो पक्षी नरभक्षी बन सकते हैं, जो झुंड में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। घायल पक्षी को दया मृत्यु देने से अन्य पक्षियों को चोंच से लगने वाली चोटों तथा नरभक्षण से बचाया जा सकता है। बीमार पक्षी भी भोजन और पानी का सेवन करते हैं पर अंडे नहीं देते हैं, तो उसे दया मृत्यु देने से उत्पादन तथा लाभ में भी सुधार आ सकता है। प्रशिक्षण और प्रक्रियाएं। दया मृत्यु मानवीय तरीके से केवल प्रशिक्षित और सक्षम कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। वध की अनुचित विधि का उपयोग करने से पक्षी को अत्यधिक कष्ट और दर्द पहुंच सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि दया मृत्यु करने वाले सभी कृषि कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सक्षम और आत्मविश्वासी हों। उनका प्रशिक्षण पशु चिकित्सकों या अनुभवी लोगों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए, जो लेयर मुर्गियों को दया मृत्यु देने के तरीकों में जानकार हों। दया मृत्यु शुरू में करीबी पर्यवेक्षण के तहत की जानी चाहिए, जब तक कि कर्मचारी इसे अकेले करने के लिए आश्वस्त ना हो। जीवित पक्षियों पर प्रयोग करने से पहले मृत पक्षियों पर विधि का अभ्यास करना उपयोगी हो सकता है। दया मृत्यु देते समय वीडियो बनाकर उन लोगों को भेजा जा सकता है जो प्रक्रिया को सही ढंग से करने में जानकार हों, ताकि वो जांच करके प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। यदि स्थानीय क्षेत्र में कोई अनुभवी लोग नहीं हैं, तो वो इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। फार्म पर हर समय कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो दया मृत्यु करने में सक्षम हो। किसी प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति से सहायता तब ली जा सकती है जब पक्षी को मारने की विधि में संदेह है या ऐसा संदेह हो कि पक्षी पहले प्रयास में नहीं मरेगा। खेतों और बूचड़खानों में व्यक्तिगत पक्षियों को दया मृत्यु देने के लिए एक लिखित और मानक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें शामिल है दया मृत्यु से पहले पक्षी को कैसे पकड़ना चाहिए, पक्षियों को मानवीय रूप से मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां और उपकरण, मृत पक्षी की जांच कैसे की जानी चाहिए और शव के उचित ढंग से निस्तारण करने के तरीके। आपात स्थितियों में फार्म पर बड़ी संख्या में मुर्गियों को मारना पड़ सकता है। हर फार्म में आपात स्थिति के लिए योजना होना जरूरी है। आपातकालीन योजना को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बड़ी संख्या में पक्षियों को कम समय में और मानवीय रूप से मारा जा सके। जीवित दफनाना और वेंटिलेशन शटडाउन मानवीय तरीके नहीं होते हैं। दया मृत्यु कैसे और कब की जानी चाहिए? बहुत बीमार या घायल पक्षियों की पहचान होने पर और ये स्थापित हो जाने पर कि वे स्वस्थ नहीं हो सकते, उनको भविष्य में होने वाली पीड़ा या पूरे झुंड में बीमारी के संचारण से बचने के लिए ऐसे पक्षियों को दया मृत्यु तुरंत दिया जाना चाहिए। हत्या का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पक्षी तत्काल बेहोश हो जाए। ये तरीका दया मृत्यु देने के लिए 1. त्वरित, 2. सुसंगत और 3. विश्वसनीय होना चाहिए। पक्षियों के दर्द और कष्ट को रोकने के लिए उन्हें हमेशा सौम्यता के साथ पकड़ना चाहिए।
दया मृत्यु के स्वीकार्य तरीके। ग्रीवा अव्यवस्था फार्म में दया मृत्यु करने का सबसे आम तरीका है। ग्रीवा अव्यवस्था का ये फायदा है कि इसका उपयोग किसी भी समय और स्थान पर बिना उपकरण किया जा सकता है। फार्म में दो अन्य विधियां भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, कैप्टिव बोल्ट डिवाइस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों विधियों के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। यदि आप इन विधियों में से किसी के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। सर्वाइकल डिसलोकेशन यानी ग्रीवा अव्यवस्था, कैप्टिव बोल्ट डिवाइस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सभी दया मृत्यु के स्वीकार्य तरीके हो सकते हैं जब सही तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके और उचित प्रशिक्षण के साथ इनको दया मृत्यु देने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मॉड्यूल में हम ग्रीवा अव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ग्रीवा अव्यवस्था में तेजी से गर्दन को सिर से अलग किया जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और कैरोटिड धमनियां अलग हो जाती हैं। बिना मरोड़े सर को शरीर से दूर खींचना चाहिए। सरौते जैसे उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे ग्रीवा को अव्यवस्थित करने के बजाय कुचल देते हैं। कुचलने से त्वरित मृत्यु नहीं होती है और ये मानवीय नहीं है। युवा पक्षियों पर ग्रीवा अव्यवस्था करना उनके छोटे शरीर के कारण अधिक कठिन हो सकता है। चूजों पर इस पद्धति का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो सकती है। पक्षियों को कभी भी जिंदा नहीं दफनाया जाना चाहिए क्योंकि इससे अत्यधिक कष्ट और पीड़ा होती है। खून निकालने के लिए जीवित पक्षी की गर्दन काटने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि इससे दर्द और परेशानी होने की संभावना होती है। रक्त निकालने के लिए गर्दन को केवल मृत्यु की पुष्टि होने के बाद ही काटा जाना चाहिए। दया मृत्यु के बाद किसी भी विधि से वध करने के बाद मृत्यु की पुष्टि करने के लिए पक्षियों की जांच की जानी चाहिए। मृत्यु के बाद पंखों का फड़फड़ाना थोड़ी देर के लिए चल सकता है। जरूरी नहीं कि यह संकेत हो कि पक्षी अभी भी जीवित है क्योंकि ये एक अनैच्छिक क्रिया हो सकती है। मृत्यु के 3 या अधिक संकेतों की जांच की जानी चाहिए जिनमें शामिल हैं बेहोशी, आंखों को छूने पर भी पलक ना झपकना, ग्रीवा अव्यवस्था में खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच एक अंतर महसूस किया जा सकता है, कम से कम 5 मिनट तक सांस ना लेना, पुतली का अधिकतम फैलाव। बीमारी और मृत्यु के कारण की पहचान। मृत्यु के कारण या दया मृत्यु की सही पहचान करना और पक्षियों की संख्या दर्ज करना एक महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए मृत्यु के कारणों में रोग अथवा चोट शामिल हो सकती हैं। मृत्यु के कारण की पहचान करने से भविष्य में होने वाली मृत्यु दर को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए झुंड में बीमारी के इलाज के लिए दवा देना या चोट के जोखिम को कम करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करना। ऐसे लक्षित निवारक उपायों और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं जैसे टीकाकरण, जैव सुरक्षा और पर्यावरण नियंत्रण के उपयोग के माध्यम से भविष्य के झुंडों में बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है। मौत के कारण की पहचान करने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा शव परीक्षण करवाया जा सकता है, जिसमें बीमारी, चोट या असामान्यताओं के संकेतों के लिए पक्षी के शरीर जैसे कि आंखें, चोंच, त्वचा और पंख की स्थिति और आंतरिक अंगों यानी हृदय, फेफड़े, यकृत, आंत, प्रजनन अंग का निरीक्षण करना शामिल है। शव परीक्षण करने से पहले
ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पक्षी की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि मृत्यु दर पर पिछले मॉड्यूल में शामिल किया गया था, मृत्यु दर और मृत्यु के कारणों को दर्ज करने से किसानों को अपने फार्म के लिए सामान्य मृत्यु दर की पहचान करने में मदद मिल सकती है। जब कार्रवाई की आवश्यकता हो तो ट्रिगर स्तर निर्धारित करें और भविष्य के झुंडों के लिए सीमा निर्धारित कर लें। ये प्रबंधन और फार्म की उत्पादकता और लाभप्रदता को अनुकूलित करने में मदद करता है। सारांश: दया मृत्यु तब की जानी चाहिए जब चोट या बीमारी से पीड़ित पक्षी ठीक नहीं हो पा रहे हों। बीमार या घायल पक्षियों को दया मृत्यु देने से बीमारी या चोट से लगने वाली चोटों और नरभक्षण के प्रसार को रोका जा सकता है, जो कृषि लाभ और पशु कल्याण के लिए अच्छा है। दया मृत्यु देने वाले सभी लोगों को प्रशिक्षित और सक्षम होना चाहिए। दया मृत्यु को सबसे मानवीय तरीकों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मारने के तरीके त्वरित, सुसंगत और विश्वसनीय होने चाहिए। ग्रीवा अव्यवस्था सबसे आम तरीका है। पक्षियों को कभी भी जिंदा नहीं दफनाना चाहिए। दया मृत्यु के बाद पक्षियों की जांच की जानी चाहिए ताकि ये पुष्टि की जा सके कि वे मर चुके हैं। मृत्यु के कारण की पहचान करने से फार्म पर मौजूद अन्य पक्षियों और भविष्य में लाए जाने वाले पक्षियों के लिए बीमारी, चोट और मृत्यु का खतरा कम हो सकता है। जब फार्म में बड़ी संख्या में पक्षियों को मारने की आवश्यकता हो सकती है, इस कारण आपातकालीन योजना और लिखित प्रक्रियाएं तैयार होनी चाहिए। मॉड्यूल 11 का अंत।